हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास परिणीता को 3 भागों में सुन चुके हैं और चौथे भाग में सुनेंगे। हमने पिछली कहानी में जाना कि शेखर और ललिता जो उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, नायक और नायिका हैं, वो बचपन के मित्र हैं, दोस्त हैं और उनका घर दोनों का बिल्कुल पास पास है। दोनों की छतें जो हैं मिलती हैं। अब वो युवा हो चुके हैं और शेखर के मन में जो स्नेह, जो ममता ललिता की प्रति थी, वो बड़े होके कब परिवर्तित हो गई, प्रेम में बदल गई, पता ही नहीं चला। और अब शेखर की विवाह की बात चल रही है और इधर शेखर के पिता जो नितिन हैं, उनके यहाँ ललिता के मामा जिनके घर वो रह रही है, उनका घर गिरवी पड़ा है। और ललिता 8 वर्ष की थी जब से मामा के घर आ गई थी। माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तब से वो शेखर के घर आती जाती है। शेखर की माँ बहुत ही मृदु स्वभाव की हैं, वो अपनी बेटी की तरह उसको मानती हैं और ये शेखर से दादा कहती है। शेखर उसका बहुत ध्यान रखता है बचपन से। सामने घर में एक नितिन नाम का युवक आ जाता है जो अपनी बहन के यहाँ, मनोरमा है, उनके यहाँ बीए करने के लिए आया, पढ़ाई करने के लिए। और वहीं मनोरमा की बेटी चारूबाला जो ललिता की सहेली होती है, वहाँ ललिता का बहुत आना जाना था, अभी भी आती जाती है। और उनके यहाँ आजकल ताश बहुत होता है, तो जब से गिरीन आया था तो ताश मनोरमा, गिरीन और चारूबाला और ललिता जब समय मिलता दोपहर को तो चली जाती और बहुत देर तक जमा रहता। शेखर को पता चला तो उसने बुलाया और बहुत नाराज़ हुआ। ललिता को अंदेशा भी ना था कि वो इस तरह से डांटेगा और वो अपने आप को बहुत फील करती है कि क्यों गई वहाँ, क्यों खेला, और वो जाना बंद कर देती है। मनोरमा के बुलाने पे भी बार बार वो नहीं जाती है। इधर गिरीन जो है ललिता के स्वभाव से, उसके कोमल व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। वो भी उसकी ओर आकर्षित होता है और यही कारण था कि उसने ललिता के पिता का जो घर गिरवी पड़ा था, जो कर्ज में डूबा था, उसके लिए वो ये कहकर पैसा देता है कि उसके पास सब बेकार पड़ा है, बहुत पैसा है और वो उससे लेकर के चुका दे और जब समय होगा, जब आप होगा तो लौटा देंगे। ललिता जब गिरीन से ये बात सुनती है तो कृतज्ञता से बढ़ जाती है, उसके प्रति, गिरीन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और इधर जब से शेखर ने ज़्यादा डांट डपट शुरू किया था ललिता के साथ, तो ललिता डर के मारे उसके सामने ही नहीं पड़ती। जब घर में शेखर नहीं होता था तो जाकर काम उसकी माँ के साथ सहायता करने को था वो करवा लेती थी। सहायता करने का कार्य वो बचपन से ही माँ के साथ करती थी। डेली जाती थी, शेखर की माँ के कार्यों में हाथ बटाती थी। अब भी वो हाथ बटाती है लेकिन शेखर के सामने नहीं जाती है। उसका कमरा भी साफ करती है, किताबें भी ढंग से लगाती है, परंतु उसके सामने नहीं जाती। जब कई दिन हो जाते हैं तो शेखर को महसूस होता है कि उससे गलती हुई है, तो वो उसको बुलाने के लिए भेजता है कि वो तैयार होकर आ जाए और थिएटर जाना है। इस तरह से वो थिएटर जाने के लिए तैयार होकर आती है और जब सामने आती है तो रो पड़ती है। यहीं से जो तीसरा भाग था वो समाप्त हो जाता है और आज हम चौथे भाग में कहानी का आरंभ करेंगे।
चलिए लेखक के शब्दों में हम सुनते हैं। गुरचरण कुछ ऐसी प्रकृति के मनुष्य थे जिनके साथ हर उम्र के आदमी निसंकोच बातचीत कर सकते थे। 2-4 दिन की बातचीत से ही गिरीन के साथ उनकी स्थायी मित्रता हो गई थी। गुरचरण के चित्त या मन में कोई दृढ़ता नहीं थी, इसीलिए जैसे वह बहस करना पसंद करते थे, वैसे ही बहस में हार जाने पर भी किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट करते थे। उन्होंने शाम की चाय का निमंत्रण गिरीन को दे दिया। ऑफिस में लौटते लौटते उनका दिन खत्म हो जाता था। हाथ मुंह धोकर बोलते, ललिता बेटी चाय तैयार हो गई क्या? काली जाकर अपने गिरीन मामा को भी अभी बुला ला। उसके बाद दोनों चाय पीते हैं, बहस करने लगते हैं। ललिता किसी किसी दिन मामा की आड़ में बैठकर उनकी बहस सुना करती। ऐसे दिन गिरीन बड़ा उत्साहित होकर सैकड़ों प्रकार की युक्तियां उपस्थित करने लगता था। उसके तर्क प्रायः आधुनिक समाज के विरुद्ध होते थे। समाज की हृदयहीनता, असंगत, उपद्रव एवं अत्याचार की सब बातें सच्ची हैं। एक तो इनके समर्थन में कोई बात ही नहीं कही जा सकती थी। फिर गुरुचरण के पीड़ित एवं अशांत हृदय के साथ गिरीन की जो बातें पूरी तरह मेल खाती थी, अंत में वह सिर हिलाकर कह देते थे, ठीक कहते हो गिरीन, समय पर अच्छे घर में अपनी लड़की ब्याहने की इच्छा किसे नहीं होती, किंतु ब्याह कैसे करें कैसे? समाज कहता है ब्याह कर दो, लड़की सयानी हो गई, किंतु वह ब्याह की व्यवस्था तो करता नहीं। गिरीन मुझे ही देखो, घर तक बंधक पड़ा है। 2 दिन बाद लड़के लड़कियों को लिए हुए रास्ते पर शरण लेनी पड़ेगी। तब तो समाज बोलेगा नहीं कि जाओ हमारे घर में आश्रय लो, ठीक है ना? ऐसे समय गिरीन प्रायः चुप बैठा रहता और गुरुचरण अपने आप ही कहने लगते, बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे समाज को छोड़कर निकल जाना ही अच्छा है। खाने को मिले या न मिले, शांति के साथ रहा तो जा सकता है। जो समाज दुखी को दुख नहीं समझता, विपत्ति में साहस नहीं देता, सिर्फ आंखें लाल करता है, घूरता है, गला फाड़कर चिल्लाता है, वह समाज हमारा नहीं है, हमारे समान गरीबों का भी नहीं है। ऐसा समाज बड़े लोगों के लिए है, रहे उन्हीं का रहे, हमसे क्या मतलब, कहकर गुरुचरण सहसा चुप हो जाते हैं। इन युक्तियों को ललिता मन लगाकर केवल सुनती ही न थी, रात में बिछौने पर पड़कर जब नींद में आ जाती थी, उन पर मन ही मन विचार भी किया करती थी। हर बात उसके मन में गंभीरता पूर्वक मुद्रित हो उठती थी। वह मन ही मन कहती, सचमुच गिरीन बाबू की बातें अतिशय न्याय संगत है। मामा को भी ज़्यादा चाहती है। उसी मामा को अपने पक्ष में लेकर गिरीन जो कुछ कहता था, वह सभी उसे अभ्रांत सत्य प्रतीत होता था। उसके मामा उसी के लिए इतने चिंतित रहते, अन्न जल छोड़ देते। उसके निर्विरोधी दुखी मामा उसी को आश्रय देने के कारण इतना क्लेश पा रहे थे, किंतु क्यों? मामा की जात क्यों जाएगी? आज मेरा ब्याह कर दें और कल मैं विधवा होकर घर लौट आऊं, तब तो जात न जाएगी। परंतु इन दोनों स्थितियों में अंतर क्या है? गिरीन की इन सारी बातों की प्रतिध्वनि को अपने भावातुर हृदय से बाहर निकालकर अच्छी तरह सब बातों पर विचार करते करते वो सो जाया करती थी। उसके मामा की ओर होकर उनके दुख को समझ बूझकर जो कोई बात करता, उसे श्रद्धा किए बिना और उसके मत से अपने मत का मेल मिलाए बिना ललिता के लिए दूसरा कोई रास्ता न था। इसलिए वह गिरीन को हृदय से श्रद्धा करने लगी। धीरे धीरे गुरुचरण की भांति वह शाम की चाय के समय के लिए प्रतीक्षा करने लगी। पहले गिरीन ललिता को आप कहकर पुकारता था, किंतु गुरुचरण ने निषेध करते हुए उसके कहा, अब उसे आप क्यों कहते हो गिरीन, तुम कहकर बुलाया करो। तब से उसने तुम कहना शुरू कर दिया था। एक दिन गिरीन ने पूछा, तुम चाय नहीं पीती ललिता? ललिता ने मुंह नीचे करके गर्दन हिलाई। गुरुचरण ने कहा, उसके शेखर दादा ने मना कर रखा है, वह औरतों को चाय पीना अच्छा नहीं समझते हैं। कारण जानकर गिरीन सुखी नहीं हुआ। ललिता ने इतना समझ लिया। आज शनिवार है, दूसरे दिनों की अपेक्षा
उस दिन की सभा भंग होने में बड़ा विलम्ब होता था। चाय पान समाप्त हो चुका था। आज गुरुचरण बहस में उस उत्साह के साथ भाग नहीं ले रहे थे। बीच बीच में कुछ अनमने से उठते थे। ग्रीन ने सहज उसे देख लिया। पूछा, जान पड़ता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? गुरुचरण ने हुक्के को मुंह के पास से दूर करते हुए कहा, क्यों, तबीयत तो अच्छी है। ग्रीन ने संकोच के साथ कहा, तब क्या ऑफिस में कुछ हुआ? नहीं नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं, कहकर गुरुचरण ने कुछ आश्चर्य के साथ ग्रीन के मुंह की ओर देखा। उनके हृदय का जो उद्वेग बाहर झलक रहा था, उसकी भी सरल प्रकृति के इस मनुष्य को कुछ खबर न थी। शुरू शुरू में तो ललिता बिल्कुल ही चुप बैठी रहा करती थी, किंतु आजकल बीच बीच में एक दो बात बोल दिया करती। वह बोल पड़ी, हाँ मामा, आज आपका मन शायद ठीक नहीं है। गुरुचरण बोले, ओह ऐसी बात है? हाँ बेटी, तूने ठीक पहचाना, आज सचमुच मेरा मन अच्छा नहीं है। ललिता और गिरीन दोनों उनके मुंह की ओर देखने लगे। गुरुचरण ने कहा, नवीन दादा मेरा सब हाल जानते हैं, फिर भी उन्होंने आज सड़क पर खड़े खड़े दो चार कड़ी बातें सुना दी, पर इसमें उनका दोष भी क्या है? 6 मास हो गए, सूद का एक पैसा भी नहीं दे सका, मूल की तो बात ही दूर रही। मामले को समझकर ललिता उसे टालने के लिए व्यग्र हो उठी। उसके व्यवहार ज्ञान शून्य मामा को इतनी तमीज नहीं, इसीलिए वह पराये के सामने घर की लज्जाजनक बातें कहीं प्रकट न करने लगे। इसी भय के मारे वो झट बोल उठी, तुम चिंता न करो मामा, ये सब बातें फिर होंगी। किंतु गुरुचरण का ध्यान उसके संकेत पर गया ही नहीं, बल्कि उदासी भरे स्वर में हंसकर कहा, बाद में और क्या बात होगी बेटी? ये बात नहीं है ग्रीन, मेरी यह बेटी चाहती है कि यह बूढ़ा जवान की तरह कोई सोच फिक्र ना करे, किंतु बाहर के लोग तेरे इस दुखी मामा की ओर देखना ही नहीं चाहते। ललिते, ग्रीन ने पूछा, नवीन बाबू ने आज क्या कहा? ललिता को पता न था कि ग्रीन उन लोगों के हाल जानता है, इसीलिए उसके इस प्रश्न का संगत कौतूहल समझकर मन ही मन उस पर क्रुद्ध हो उठी। गुरुचरण ने सब कुछ खोलकर सुना दिया। नवीन राय की स्त्री बहुत दिनों से अजीर्ण रोग से पीड़ित है, किंतु उधर रोग बढ़ जाने के कारण चिकित्सकों ने हवा पानी बदलने की सलाह दी है। उसके लिए धन की आवश्यकता है, अतः गुरुचरण को सूद के पूरे रुपए और मूल में से कुछ देना ही होगा। गिरीन ने कुछ देर तक स्थिर रहने के बाद मीठे स्वर में कहा, एक बात आपसे कहना चाहकर भी कहते कहते रह गया हूँ, यदि आप बुरा न माने तो मैं आज कुछ कहूँ। गुरुचरण हंस पड़े, बोले, मुझे कोई बात कहने में कभी तो किसी को संकोच नहीं होता गिरीन, क्या बात है? गिरीन ने कहा, दीदी से सुना है नवीन बाबू ज़्यादा सूद लेते हैं। वही तो, मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा है, किसी काम का नहीं आता, उधर उनको ज़रूरत है ना हो, इस ऋण को चुका दें ना। ललिता और गुरुचरण दोनों ही आश्चर्यचकित हो उसकी ओर देखते रहे। गिरीन बड़े संकोच के साथ कहने लगा, मुझे इस समय तो रुपयों की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जब आपको सुविधा हो लौटा दीजिएगा, उनको ज़रूरत है इसलिए कह रहा हूँ। गुरुचरण धीरे बोले, 100 रुपये तुम दोगे? गिरीन ने सिर झुकाए कहा, हाँ, उन लोगों का उपकार होगा। गुरुचरण इसके जवाब में ना जाने क्या कहने जा रहे थे कि उसी समय अन्नाकली दौड़ कर खड़ी हुई, बोली, छोटी दीदी, शेखर दादा ने जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाने को कहा है, थिएटर देखने जाना है। इतना कहकर वो दौड़ती हुई आई, वैसे ही दौड़ती हुई चली गई। उसकी व्यग्रता देखकर गुरुचरण हंसने लगे, किंतु ललिता वैसे ही स्थिर बैठी रही। अन्ना कर लेगी, थोड़ी देर बाद ही फिर आकर बोली, क्यों उठी नहीं दीदी, हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं। फिर भी ललिता के उठने का कोई लक्षण न दिखाई पड़ा। वह अंत तक पूरी बात सुनना चाहती थी, किंतु गुरुचरण काली के मुंह की ओर देखकर कुछ हंसे और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तो फिर जा बेटी, देर न कर, तेरे लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में ललिता को उठना ही पड़ा, किंतु जाने के पहले गिरीन्द्र की मुंह की ओर जो गहरी कृतज्ञता भरी दृष्टि डालकर वह धीरे धीरे बाहर आ गई और गिरीन्द्र ने देख लिया। 10 मिनट बाद कपड़े लत्ते से तैयार हो पान देने बहाने उसने एक बार फिर बाहर की बैठक में दबे पांव चुपचाप प्रवेश किया। गिरीन चला गया था। एकाकी गुरुचरण मोटे तकिए के सहारे आंखें बंद किए लेटे हुए थे और उनकी दोनों आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। ललिता को समझते देर न लगे कि आनंद के आंसू हैं, यही समझकर उसने उनका ध्यान भंग करना उचित न समझा।
जैसे दबे पांव चुपचाप आई थी वैसे ही बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वो शेखर के घर पहुंची तो खुद उसकी भी दोनों आंखें छलछला उठी थीं। काली वहां थी नहीं, वह सबसे पहले गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी। अपने घर में अकेले शेखर अकेला चुपचाप खड़ा शायद ललिता की प्रतीक्षा कर रहा था। सिर ऊपर उठाते ही जल से भरी दोनों आंखों पर उसका ध्यान गया। इधर 8-10 दिन से ललिता को न देख पाने के कारण वह मन ही मन बड़ा नाराज हो रहा था, किंतु इस समय वह सब भूलकर उद्विग्न हो उठा और बोला, ये क्या, रोती क्यों हो? ललिता ने गर्दन झुकाकर बड़े जोर से सिर हिलाया। इन कई दिनों से ललिता का दर्शन न पाने के कारण शेखर के मन में एक परिवर्तन हो रहा था। इसलिए पास आकर दोनों हाथों से पकड़कर उसने ललिता का मुंह ऊपर उठा दिया और कहा, तुम तो सचमुच रो रही हो, क्या हुआ? अब ललिता अपने को संभाल ना सकी, उसी जगह बैठ गई और आंचल में मुंह ढककर रोने लगी। नवीन राय ने सारा सूद और असल की एक एक पाई गिना ली। तब रेहन का कागज पत्र लौटाकर कहा, क्यों, ये रुपए तुमको किसने दिए? गुरुचरण ने नम्र भाव से कहा, ये न पूछे दादा, कहने को मना किया गया है। रुपए लौट आने से नवीन जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसकी आशा भी न की थी, इच्छा भी नहीं की थी। उन्होंने तो केवल ये सोचकर रखा था कि मकान तुड़वाकर कसी हुई अट्टालिका बनवाएंगे। इसीलिए दो अर्थी भाषा में बोले, हाँ अब मना तो होगा ही भाई, दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा है। दोष यही है कि मैंने रुपया लौटाने को कहा। ऐसा ना होता तो मुझ इसे कलिकाल क्यों कहते? गुरुचरण ने अत्यंत व्यथित होकर कहा, ये क्या कहते हो दादा? आपके रुपए चुका दिए हैं, किंतु आपकी दया पर ऋण तो कभी ना चुका सकूंगा। नवीन हंसे, वह पक्के आदमी है, यदि ऐसी बातों पर विश्वास करते तो गुड़ बेचकर इतना रुपया जमा ना कर पाते। बोले, यदि तुम सचमुच ऐसा समझते तो भैया इस तरह हिसाब न चुका देते। ठीक है कि मैंने एक बार तुमसे तकाजा किया, पर वह भी तुम्हारी भाभी की बीमारी के लिए, खुद अपने लिए नहीं। बताओ, मकान को कितने सूद पर रेहन रखा है? गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, रेहन नहीं रखा है, सूद की भी कोई बात नहीं हुई। नवीन को विश्वास नहीं हुआ। बोले, तो उधार इतने रुपए? हाँ दादा, इस तरह से यही बात है। लड़का बड़ा सज्जन है, बड़ा दयालु है। लड़का? लड़का कौन? गुरुचरण ने इस सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, चुप हो रहे। जो कुछ मुंह से निकल गया उसे भी कहना ठीक नहीं था। नवीन उसके मनोभाव को समझकर मीठी हंसी हंसते वो बोला, जब मना है तब कहने की जरूरत नहीं, किंतु मैंने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए तुम इतना सावधान किए देता हूँ भैया। वह चाहे जो हो, किंतु इतनी भलाई करते करते कहीं अंत में कोई फसाद खड़ा न कर दे। गुरुचरण ने इस बात का कोई जवाब न देकर नमस्कार किया और कागज पत्र हाथ में लेकर घर लौट आए।